बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पर पैसे की नज़र हो चुकी है और जो सियासी अखलाकियात हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक वक्त था कि जब हार्स ट्रेडिंग एक सेनेट के इलेक्शन तक महदूद थी और उसको भी बड़ा ढके छुपे अंदाज में किया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन हो, प्रोविंशियल असम्बलीज़ का इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो या फिर एट द फ्लोर ऑफ हाउस कोई इलेक्शन हो, तो उसमें पैसे की जो चमक है वो वाज़े तौर पर नज़र आने लग गई है। सियासी मंजरनामा बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है और जो वोट की पावर से लोग आए होते हैं और जो लोग इस उम्मीद के साथ बैठे होते हैं कि उनके वोट से जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो उनके जो पार्टी है, जिस पार्टी की वजह से उन्होंने उनको वोट दिया होता है, वो उस पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वो लोग जो वोट तो किसी और जमात के टिकट पर या किसी और जमात की वजह से लेकर आगे आए होते हैं, वो टोटली अपना किबला बदल देते हैं और किसी और जमात में जाकर बैठ जाते हैं। हाल ही में हम देखते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हुई और घर में घुसकर मारना जिसे कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने बेसिकली वो काम करके दिखाया है। नून लीग का गढ़ है लाहौर और वहाँ से तहरीक इंसाफ ने विक्ट्री अपने नाम की है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जनरल इलेक्शन में अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन के बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, तो तहरीक इंसाफ पर जो उंगलियां उठाने वाले लोग थे उन लोगों का कहना था कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी, फ़ौज पीटीआई के साथ थी, उसकी वजह से ये इलेक्शन पीटीआई के नाम हुआ। इसके अलावा जो पैसा एटीएम मशीन थी जहांगीर तरीन और अलीम खान की सूरत में, उन पर भी उंगली उठाई जाती थी कि उनका पैसा था जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी। लेकिन इस बार ये तीनों फैक्टर्स मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई और वाज़ेह अक्सरियत है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास अपना सीएम मुंतखब करवाने के लिए पंजाब असम्बली में। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो पैसे की चमक है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आती रही। और सबसे पहले तो जब पीटीआई को बढ़तरी हासिल हुई थी तो अखलाकी लिहाज से बनता ये था कि चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं रही थी। लेकिन उनको जरदारी साहब ने एक बार फिर कान में आकर कोई ऐसी बात डाली कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और जरदारी साहब उसके बाद एक्टिव हुए और वो जो एक पैसे की चमक फिर नज़र आई और पीटीआई के मेंबर असम्बली को ख़रीद लिया गया, करोड़ों के एवज़ उनको ख़रीदा गया और फिर उनको बैरून ममालिक भेज दिया गया। और वो एक एमपीए हैं जिनका सामने आया है कि वो पैसे के बलबूते पर उनको ख़रीदा गया है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि पैसा देकर उनके जो मेंबर हैं उनको ख़रीदा गया है और उनको बाहर भेज दिया गया है। ताहम ये एक मिसाल है, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत सारे जो एमपीएज़ हैं उनको फ़ोन कॉल्स भी रिसीव हुई हैं और उनको भी ख़रीदने की कोशिश की गई है। तो जरदारी साहब इस मामले में सबसे एक्टिव दिखाई दिए और जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब से 2 बार मुलाकातें की उन्होंने पंजाब असम्बली के इलेक्शन से पहले, और एक बड़ी तवील मुलाकात हुई, 6 घंटे तक वो एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। जरदारी साहब का उनको ये था कि वो 2-3 माह के लिए या कुछ अरसे का फ़ायदा ना देखें बल्कि वो लॉन्ग टर्म सोचें और आज वो हमारे हक़ में आ जाएँ, यानी कि चीफ़ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज को चीफ़ मिनिस्टर बरकरार रहने के लिए वो उनका साथ दें। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर पीटीआई की तरफ से एतमाद है और पीटीआई की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सीएम मुंतखब करवाना मकसूद है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करके जरदारी साहब ने कोशिश की है कि वो उनको अपने दायरे में लेकर आएँ और वो इस वक्त हमज़ा शहबाज की जो सीट है उसको बचा सकें। ये इलेक्शन से एक रात कबल पूरी रात की ये मुलाकात आप कह सकते हैं और इतनी तवील मुलाकात, और सबको पता है कि वो उस मुलाकात का मकसद क्या है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सियासी बड़े हैं इस मुल्क के, जो सियासी बड़े हैं, उन लोगों ने जो पाकिस्तान की सियासी अखलाकियात हैं उनकी धज्जियाँ बखेर दी हैं। अब अगर हम जरदारी साहब की बात करें, वो भी पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है और एक सीनियर सियासतदान हम उन्हें कह सकते हैं। और दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब जिनसे उनकी मुलाकात हुई, वो भी मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन हैं इस मुल्क के, और दोनों ही मुलाकात कर रहे हैं और दोनों को पता भी है कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है और तहरीक इंसाफ इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है कि वो अपना जो उनका कैंडिडेट है उसको वज़ीर आला पंजाब बनाने में कामयाब हो जाएगी। उसके बावजूद ये मुलाकातें होती रही और जरदारी साहब एक्टिव रहे और सब इदारे खामोशी से ये तमाशा देखते रहे कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, वफादारियाँ बदल रही हैं, लेकिन किसी ने
कुछ नहीं किया, किसी अदालत की तरफ से कोई सोमोटो नोटिस भी नहीं लिया गया और इस हवाले से कुछ भी नहीं किया गया। तो जो सियासी अखलाकियात हैं पाकिस्तान की वो बहुत बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं और अब पैसे का खेल सामने आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बुरा सियासी कल्चर यहाँ पर परवान चढ़ा रहा है। और इस सियासी कल्चर में हर जमात का अपना रोल रहा है और हमेशा बोलती सिर्फ वही जमात है जिस जमात के ख़िलाफ़ वो पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस पैसे की जो सियासत है ये एक इंतहाई गंदा कल्चर यहाँ पर परवान चढ़ रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि चढ़ चुका है, क्योंकि अब ये सारी डील्स ओपनली होने लग गई हैं। पहले ये बंद कमरों में होती थी और छुप कर ये काम किया जाता था, लेकिन अब ये सरेआम न्यूज़ में आ रहा होता है, हर जगह पे डिस्कस हो रहा होता है कि फ़लाँ की मुलाकात फ़लाँ से हो गई, उसकी वफ़ादारी किसी और के साथ होती है लेकिन वो मुलाकात किसी और के साथ कर रहा होता है। तो ये सियासी कल्चर इंतहाई डेंजरस है इस मुल्क के लिए। तो सियासी बड़ों को सियासी बड़ा बनना चाहिए, ना कि वो सियासत की जो अखलाकियात हैं उनकी धज्जियाँ बखेरें। तो आज के व्लॉग से इतना ही। अरसलान मलिक इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अरसलान मलिक और आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहावलपुर से उनका ताल्लुक़ है और काफ़ी एक सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान साहब, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं डेली सदाए पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। तो राना साहब से आज हम एक रेंडमली बात भी करेंगे और साथ साथ क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इससे हमारे जो चैनल है उसका हम एक आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करने जा रही है, राना साहब भी उस टीम का हिस्सा हैं और अहम जिम्मेदारियां ये अदा करेंगे इस चैनल के लिए। और इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन आपको नज़र भी आएंगे और नज़र आने के अलावा बैक एंड पे इन लोगों की काफ़ी अहम जिम्मेदारियां होंगी और हम ये चैनल आपके लिए लेकर आए हैं। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट होगा, इसमें सियासत डिस्कस होगी, इसमें जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होंगे, मैशियत डिस्कस होगी और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी सेगमेंट होगा और इकानमी पर काफ़ी ज़्यादा बात हुआ करेगी इस चैनल से। तो मुख्तलिफ पहलुओं पर एक प्लेटफॉर्म से आपके सामने हम हाज़िर हुआ करेंगे, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट कम्यूनिटी और मुख्तलिफ गेस्ट के साथ हम आपके सामने वक्तन फ़वक्तन हाज़िर हुआ करेंगे। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, राना अदनान साहब से जानते हैं कि सबसे पहले इनकी जो अपनी लाइफ है कि ये कैसे सहाफ़त में आए, इस वाले से बात कर लेते हैं। एक लाइटर नोट पे आज की ये वीडियो आने जा रही है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, एक लॉन्चिंग वीडियो है और इसमें हम मुख्तलिफ पहलुओं को कवर करेंगे। तो राना साहब से पहला सवाल ये कि इनका जो बचपन था वो कहाँ गुजरा और फिर इन्होंने जो एजुकेशन हासिल की और जो मैथ्स काम किया इन्होंने, तो क्या वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत प्रॉपर सोच के खुद इस फील्ड में आए थे या फिर जैसे अमूमन हमारे मुआशरे में होता है कि इंसान कुछ भी कर रहा होता है और एंड पे पता चलता है जी हमने फलां डिग्री कर ली। तो राना साहब, आपका बचपन कहाँ गुजरा और एजुकेशन कहाँ से शुरू की आपने और आप इस फील्ड में जब आए तो क्या आप बाय चॉइस आए थे या फिर एक्सीडेंटली आप इस फील्ड में आ गए? नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा बचपन तो बहावलपुर शहर से ही गुजरा क्योंकि मेरी पैदाइश भी बहावलपुर शहर की है और जैसे आपने कहा एक्सीडेंटली नहीं आया, मैं बाय चॉइस जो है ना मैंने जर्नलिज्म के पेशे को ज्वाइन किया है क्योंकि जो मेरे वालिद साहब हैं वो तकरीबन 45 ईयर्स से पेशा सहाफ़त से वाबस्ता हैं और समझ लें कि मेरे आँख जो है वो सहाफ़ती घराने में ही मैंने आँख खोली। तो बचपन से ही देखता था अखबार तैयार होना और उसको यानी कि जो भी उसकी सर्कुलेशन है, जो भी उसके मामलात हैं, वो उस वक्त कंप्यूटर का दौर नहीं था जब मैं यानी कि बचपन में देखता था। तो हमारे ऑफिस में तकरीबन 15 से 20 कातिब बैठा हुआ करते थे जो यानी कि पूरा अखबार जो है ना अपने हाथों से लिखते थे। वो मैंने अपने खुद यानी कि आंखों से देखा हुआ है। वो तो आज नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि पेशा सहाफ़त में कितनी मेहनत हुआ करती थी। मेहनत तो खैर अब भी होती है मगर एक अगर
4 सफ़े का अखबार है, उसके पीछे 15 से 20 लोगों की मेहनत होती है। यानी कि आपका ये कहना है कि जैसे अब हम लोग कंप्यूटर पे बैठ के फौरन वो टाइप कर लेते हैं, तो पहले दौर में ये हुआ करता था। ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी एक इंफॉर्मेशन होगी कि आज के दौर में तो ये प्रिंटिंग का दौर, कंप्यूटर का दौर आ गया। तो राना साहब बता रहे हैं कि जो मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल होने से पहले जो, क्योंकि इनका जो अखबार है माशाल्लाह वो कितने 33 ईयर्स पहले इन्होंने शुरू किया था, और तब कोई कंप्यूटर का इतना वो इस्तेमाल पाकिस्तान में नहीं होता था। तो वो बता रहे हैं कि जब कंप्यूटर का इस्तेमाल इस फील्ड में नहीं होता था तो तब जो अखबार होता था वो कैसे बनता था। तो ये जरा हमें डिटेल से बताइए कि वो क्या सिलसिला वो होता था। पहले ये होता था कि अखबार के साइज का एक ना मस्तर छपवाया जाता था, हम लोग उसको मस्तर छाप लेते, जिसमें लाइन और कॉलम जो है ना वो उसमें यानी कि प्रिंट हुआ करते थे। उसके ऊपर एक बटर पेपर आता होता था। बटर पेपर खैर अब नायाब हो गया, बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है वो। अखबारात में तो वैसे बहुत कम ट्रेसिंग पेपर इस्तेमाल होता है। उसमें ये था कि जनाब आपने मस्तर के ऊपर जो है वो बटर पेपर लगाना है, और कातिब ने ब्लैक स्याही से कलम के साथ जो है ना वो निब वाली जो कलम है उसके साथ अखबार लिखा करता था वो। और उसमें जो मैं आपको सबसे बड़ी अहम जो बात बताऊँ ना, आजकल तो हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ गलत हो गई है उसको रेज कर देते हैं। उस वक्त इतनी जिम्मेदारी थी कि अगर 10 लाइनों में से एक लाइन या एक लफ्ज़ खराब हो गया तो वो 10 की 10 लाइनें दोबारा लिखनी पड़ती थी। तो इसलिए कातिब जो है वो इस चीज़ को एहतियात से करते थे कि इसमें एक लफ्ज़ या एक नुक्ते की भी जो है ना गलती ना हो जाए। तो वो जो कातिब हुआ करते थे तो वो इजीली अवेलेबल होते थे। जैसे आज अगर हमें ज़रूरत हो एक सब एडिटर की तो हम इश्तेहार दें तो लाखों लोगों की सीवियां आ जाती हैं। तो वो कातिब इजीली आपको मिल जाते थे। कातिब उस दौर, क्योंकि वो दौर ऐसा था, तख्ती वाला ज़माना था, तो वो तख्तियों से लोग पढ़े हुए थे, तो वो उनकी किताबत भी अच्छी होती थी, वो मिल जाते थे। क्योंकि अखबारात भी उस वक्त जो है ना वो गिने चुने थे। अखबारात की तादाद मैं समझता हूँ कि अब तो हज़ारों में हो गई है, उस वक्त तो समझे सैकड़ों में थी। तो इसलिए कातिब भी बआसानी मिल जाते थे। तो फिर कातिब के बाद जो वो प्रिंटिंग प्रेस वाला सिलसिला था वो अभी तक वही है या उसमें भी कोई तब्दीली आई? नहीं, वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला था वो तो तब्दील हो गए ना, समझ लें। क्योंकि वो एक रिम होता था, वो एक रिम में 500 कागज होते थे। उस वक्त 500 कागज को छापने के लिए तकरीबन आधी रात दरकार होती थी, क्योंकि वो एक मशीन मैन एक कागज को एक एक करके जो है ना वो मशीन के अंदर डालता था, तो आगे से वो प्रिंट होता था। मगर वो अब वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस भी जदीद आ गए हैं। मगर ये जो मस्तर वाली बात है, ये आज की नई जनरेशन को, मैथ्स को पढ़ने वालों को भी नहीं पता, ना साजा की तरफ से बताया जाता है। हालांकि उनको बताया जाना चाहिए कि जनाब ये अखबार छापने में, अखबार लिखने में कितनी मेहनत हुआ करती थी। तो उस सारे प्रोसेस से जब अखबार निकल के तकरीबन पूरी रात इस प्रोसेस में लग जाती होगी। बिल्कुल। और फिर वो सुबह लोगों तक पहुंचता था। सुबह फजर हो जाती थी। जी जी। तो अभी टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी आसान हो चुका है। बिल्कुल आसान हो गया, और सहूलत भी काफ़ी हो गई है। अब जो 10 बंदों का काम है वो 2 बंदे कर लेते हैं। 2 बंदे कर लेते हैं। बिल्कुल, ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो रही हैं। और खुसूसन जर्नलिज्म में ना काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। पहले प्रिंट मीडिया होता था, फिर जब रेडियो हुआ तो रेडियो का आगाज़ हुआ, फिर रेडियो से चलता चलता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ये सोशल मीडिया आके ना उसको ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब सोशल मीडिया की तरफ आ रहा है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की भी दौड़ अब सोशल मीडिया की तरफ है, कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, दूसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी उस पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जैसे रिसेंटली आपने भी शायद देखा हो कि इस्लामाबाद में एक अंकल जी हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने बिरयानी होममेड प्रोफेसर साहब हैं, तो वो बिरयानी सेल कर रहे हैं रोड पे खड़े होके। तो वो वीडियो वायरल हुई थी जी सोशल मीडिया पर, और फिर सोशल मीडिया से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गई। देखें अरसलान साहब, जैसे ये भी अलमिया की बात है, वो तो खैर चलें अपनी मेहनत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, पाकिस्तान की इदारों के लिए, ख़ासतौर पर तालीमी जो तबका है उसके लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि एक प्रोफेसर साहब इतनी एज में, वो तकरीबन 4 साल से कहते हैं मैं बेरोज़गार हूँ, जो मैंने उनकी वीडियो सुनी है, तो उसमें अब 4 साल से एक प्रोफेसर ही बेरोज़गार है, तो एक यानी कि अनपढ़ बंदा वो कहाँ जाएगा। फिर आप ये देखें कि अब तालीम की ये सूरत हाल हो गई है कि इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर और तजर्बाकार वो बेरोज़गार है, और वो बिरयानी बेचने पे मजबूर है। तो अभी ये देखें, ये वैसे आपने ठीक कहा कि अगर एक प्रोफेसर लेवल का बंदा बेरोज़गार है तो फिर जो
एक यंगस्टर है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं इस मुल्क में। और अभी जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि थोड़ा सा ना हमारी सोच को चेंज करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ना जो पैसा कमाने की दौड़ है वो एक अलग साइड पे रखें और एजुकेशन को अलग साइड पे रखें। अगर हम एजुकेशन एक टारगेट रखें, वो एक टारगेट हम रखें। ये सोचें कि हम ये एजुकेशन ये डिग्री ले लेंगे और हमें हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, तो वो नहीं। चीज़ आप पॉसिबल नहीं है नहीं, शायद। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और फनी महारत की तरफ जा रही है। अब आप बड़ी से बड़ी कंपनी में जाते हैं ना, वो कहते हैं डिग्री आप साइड पे रखिए, आपको ये बताइए अकाउंट्स का ये काम आता है कि नहीं आता। एक आप स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आप जाएं। और वैसे भी ना आपका काम ही देखा जाता है। मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ कि जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, जर्नलिज्म की फील्ड में, और जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, आज तक कहीं पे भी मेरी डिग्री किसी ने नहीं मांगी नहीं मुझसे। मांगी, बिल्कुल ऐसे ही। अब दौर ऐसा आ गया है, वो कहते हैं जी आपको आता क्या, आप ये आता बताएं, क्या, आप कर क्या सकते हैं हमारी कंपनी के लिए, हमारे इदारे के लिए। तो इस तरफ सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को, बजाय इसके कि वो ये सोच के मैथ्स कम या कोई भी डिग्री करना शुरू कर दें कि ये डिग्री करके हम लोग 17 में अफसर लग जाएंगे। तो अब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसमें तो खैर अब वो अभी पूरी दुनिया में एक वेव है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये नौकरियों की दौड़ शुरू हुई थी, अब वो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो लोग अपने अपने बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब वो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तब ही अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप बना लें कि जहाँ से उनको इनकम आना शुरू हो जाए, ताकि वो डिग्री के बाद उनको कोई मसला परेशानी ना हो, वो नौकरी की दौड़ में ना लगे हों। और एक और बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग पढ़ते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में अभी भी कोई 6-7% लोग यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील है, तो उसको चाहिए कि वो अपने नीचे कम से कम 10 बेरोजगार, 10 अनपढ़ लोगों को रोजगार दे, बिल्कुल ना कि वो खुद सीवी उठा के रोजगार की लाइन में मगर फलान साहब, सोचने की बात तो ये है ना कि वो उस वक्त रोजगार देगा जब उसको खुद कुछ आता होगा। आप देखें, मैं तो ये तजवीज़ दूंगा अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, कि आप दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंटरनेट, किसी घर में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ इंटरनेट ना हो। आप इंटरनेट के ज़रिए ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप डिग्री भी साथ साथ करें, ये नहीं कहता डिग्री ना करें, आप चीज़ें सीखें, आप प्रोफेशनल काम की तरफ आएँ। अपने अगर डिग्री है उसके मुताबिक आप प्रोफेशन की तरफ जाएं, उसमें टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, उसमें जिद्दत लेकर आएँ, उसमें चीज़ें आगे आगे लेके चलें उसको। उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और कामयाबी आपको मिलेगी। चलें, ये तो वो मशवरे हो गए ना कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कि वो मतलब इस तरह की सिचुएशन में वो न कभी जाए कि वो डिग्री करके फिर रहे हों जी कि हम पैसे नहीं कमा पा रहे, घर को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए उनके जो वालिदैन होते हैं वो बड़ी मुश्किल से ना अपने बच्चे को मास्टर्स तक पहुंचाते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मास्टर्स के बाद वो बच्चा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो वो जब वही बच्चा फाइनेंशियली सपोर्ट तब कर पाएगा जब उसके पास कुछ जॉब होगी, और जॉब्स की सिचुएशन बड़ी ख़राब हो चुकी है। अब जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। तो ये बड़ा एक प्रेशर ले लेता है एक स्टूडेंट जब वो फारिग होता है एक यूनिवर्सिटी से। तो उसे उधर से घर का ख्याल भी हो रहा होता है कि घर में ने आप कुछ देना है, क्योंकि नो डाउट के वालिदैन ने बड़ी मेहनत करके बंदे को वहाँ तक पहुँचाया होता है, तो उसको बड़ी टेंशन लग जाती है। तो इस टेंशन से भी बचना चाहिए और टाइमली डिसीजन लेना चाहिए कि जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगा। जब आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और हो जाए तो फिर आप मेंटली बड़े स्ट्रांग होकर अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने जो आपके मकासद हैं वो भी अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह अक्सर ये होता है कि एक इंसान अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो जाके वो लॉयर बना होता है। आप उसका दिल उधर नहीं लग रहा, लेकिन उसको मजबूरी है क्योंकि उसका वो सोर्स ऑफ इनकम बन चुका होती है वो चीज़। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और डिग्री जब आप करते हैं तो डिग्री के साथ साथ अपनी एडजस्टमेंट का सोचना चाहिए, ना कि ये सोचेंगे डिग्री के बाद जाके हम जीरो से स्टार्ट लेंगे। तो अब कुछ सियासत पर बात हो जाए मेरे ख्याल में। करेक्ट इशू, और आवाम चाहती है सियासत के बारे में सुनना और जानना। तो सियासत पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि राना साहब का ताल्लुक बहावलपुर से है, और बहावलपुर चूंकि एक अलग स्टेट थी जब 1947 से पहले, और अब आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इत्तेफाक से, ये आज 14 अगस्त है और आज़ादी का दिन है, तो जो रियासत थी बहावलपुर, उसके हवाले से मैं राना साहब से पूछना चाहूँगा कि रियासत बहावलपुर के हवाले से
कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आप पेश फरमाएं। वैसे तो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि पाकिस्तान बनाने में रियासत बहावलपुर ने जो किरदार अदा किया है वो मैं समझता हूँ, बल्कि हम समझते हैं कि अगर रियासत बहावलपुर पाकिस्तान को सपोर्ट ना करती तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बनना बहुत मुश्किल था। वो इसलिए कि क्योंकि जो इसकी डिवीजन हुई, जो हमारे पास चीज़ें आई, वो हमारे पास वसाइल बिल्कुल भी नहीं थे। अब आप ये देखेंगे रियासत बहावलपुर ने पूरे एक माह की जो पाकिस्तान बनने के बाद पूरे एक माह की और उसके बाद एक साल की जो तनख्वाहें हैं वो रियासत बहावलपुर ने अपने खर्च बर्दाश्त की है। और यही नहीं, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है उनके पास जो रोज़ राइस है वो भी तोहफे में नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान पंजुब ने जो है वो उनको गिफ्ट में दी। और जो कोयटा वाला जो घर बताया जाता है वो भी रियासत बहावलपुर का था, वो भी उन्होंने कायद-ए-आज़म को गिफ्ट तोहफे में दिया। इसी तरह कराची में एक रियासत बहावलपुर की रिहाइशगाह थी, वो भी क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत ने हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे में दे दी। तो इससे पीछे मैं थोड़ा सा जाऊँगा, अपने नाज़रीन को बताऊँगा कि जब पाकिस्तान से इल्हाक हो रहा था रियासतों का तो इंडिया ने बहुत कोशिश की कि रियासत बहावलपुर को इंडिया के साथ शामिल कर लिया जाए। क्योंकि मैं आपको उसका महल्ले वकू के हिसाब से बताऊं कि जो कराची से लाहौर और रावलपिंडी की ट्रेन है वो वाया बहावलपुर जाती है, क्योंकि जो उसकी पटरी है उसके अलावा उसका कोई रूट नहीं है। अगर तो खुदा ना खास्ता बहावलपुर पाकिस्तान के साथ शामिल ना होती रियासत तो वो रेल का जो एक रास्ता था ना वो मुकम्मल तौर पे कट जाना था। तो इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि जनाब रियासत बहावलपुर जो है इंडिया के साथ इल्हाक कर दे। तो हमें फ़ख्र है अपने नवाब साहब पे। तो उन्होंने देखें कि क्या जुमला उनको कहा, उन्होंने कहा कि जी जो गैरतमंद है ना वो अपने सामने के दरवाजे से आना जाना पसंद करता है और मेरा जो सामने का दरवाज़ा है वो पाकिस्तान की तरफ खुलता है। तो ये नवाब साहब के जो है समझ लें कि पाकिस्तान के लिए एहसानात थे। यही नहीं, जो नवाब साहब थे वो मलका विक्टोरिया से उनके अच्छे मरासिम थे और रियासत बहावलपुर में मलका विक्टोरिया के ताउन से एक बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बनाया गया 80s में, जो अभी तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। यही नहीं, एचिसन कॉलेज लाहौर में जो है उसमें रियासत बहावलपुर ने उस वक्त में 1 लाख रुपए ग्रांट दिए, जो अभी भी उसकी तख्ती पर मौजूद है कि रियासत बहावलपुर ने वो तोहफा दिया और उसकी वजह से वो एचिसन कॉलेज बना। तो रियासत बहावलपुर के और ख़ास तौर पे जो नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजुम थे ये बड़े विजनरी थे और इनका यानी कि विजन यही था कि लोगों को एजुकेट करना है। हालांकि जो नवाब होते हैं वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि जनाब हमारी आवाम पढ़े, मगर जो नवाब बहावलपुर थे उनकी ख्वाहिश ये थी कि हमारे एजुकेशन जो लेवल है वो इंग्लैंड के बराबर आए। तो वो एक समझे कि पूरे बरसगीर की अमीर रियासतों में जो है बहावलपुर रियासत वो शुमार होती थी और उसमें उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान कर दिया रियासत बहावलपुर ने। उन्होंने नवाब साहब ने रियासत पाकिस्तान से एक सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, एक मुतालबा उनका ये था कि मेरी जो रियासत है उसको एक सूबे की शक्ल में रहने दिया जाए, ताकि जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारी रस्म रवाज है या जो असासे हैं वो वहीं के वहीं महफूज भी रहें और जो अवाम है वो उनको तरक्की मिलती रही। क्योंकि सूबे से बनने से ये था कि रियासत बहावलपुर के जो वसाइल है वो रियासत के अवाम के ऊपर ही खर्च होने थे। तो 40 के बाद 1947 पाकिस्तान बनाया तो रियासत बहावलपुर एक सूबे की शक्ल में आ गई और 54 तक वो सूबे की शक्ल में ही रही और रियासत बहावलपुर का अपना स्टेट बैंक था, अपनी करेंसी थी, अपना डाक टिकट था और वो 1954 तक एक सूबे की शक्ल रहा। मगर एक आमराना दौर में रियासत बहावलपुर को 1 यूनिट कायम किया गया, उसमें पूरे मुल्क को एक यूनिट बना दिया गया। मगर जब 1970 में 1 यूनिट का खात्मा किया गया तो तमाम सूबों का वो जो पुराना उसका स्टेटस था वो तो बहाल कर दिया गया, लेकिन जो रियासत बहावलपुर का स्टेटस था सूबे का उसको रिस्टोर नहीं किया गया। 1970 में फरीद गेट बहावलपुर में उस वक्त के जो लीडरान थे सूबा बहाली की तहरीक के,
उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और उन्होंने मुजाहरा किया, धरने दिए। तो उस वक्त के दौर में आमराना दौर था, उस वक्त उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और उसमें हमारे कई जो तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के लोग हैं वो शहीद हुए। तो ये वो बातें हैं जो आजकल की नस्ल को नहीं पता, क्योंकि रियासत बहावलपुर ने 70 से जो है ना वो अपनी जद्दोजहद जो है ना वो किसी न किसी तरीके से हर दौर में चलती आई है। मगर जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ना, रियासत बहावलपुर को नवाब साहब के अलावा कोई सियासतदान ऐसा नहीं मिला कि जो सूबे बहाली की तहरीक को मनतकी अंजाम तक भी पहुँचा सके और जो अवाम का मुतालबा है उसको भी आके लेके चल सके। क्योंकि साबका दौर में पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से लेकर, तो उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो एक पीपल्स पार्टी के लीडर थे, वो तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर की रूए रमा बन गए। तो तहरीक इतनी वो जोरों पर थी कि जनाब उन्होंने कहा कि हम सतलुज पुल पर जो है ना बहावलपुर का जो दरियाए सतलुज है उसके पुल को हम ब्लॉक कर देंगे और जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा तो हम कराची से लेकर लाहौर का रास्ता वो काट देंगे, ट्रेन का भी और उसका भी। वो तहरीक इतनी जोरों पर थी कि पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त के लीडर को ऑफर की गई कि आप जो है ना वो गवर्नर पंजाब बन जाएं। उन्होंने वो ओहदा जो है वो उस तहरीक पर वो जो है ना कुर्बान कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि वो तहरीक दौर टूट गया उसका, क्योंकि लीडर गवर्नर पंजाब बन गए तो वो जो जोर था वो ख़त्म हो गया। अब भी जो है मोहम्मद अली दुरानी जो है साबका वज़ीर इत्तलात, वो भी उस तहरीक को आगे लेकर चल रहे हैं और भी बहुत से लीडरान हैं जो उसको आगे लेकर चल रहे हैं। मगर एक जो चीज़ बात सामने आ रही है वो ये है कि अगर एक यूनिटी के साथ अरसलान साहब, मैं समझता हूँ कि अगर एक यूनिटी के साथ उस सूबे की तहरीक अगर मकसद सबका एक है तो ये आप अलग प्लेटफॉर्म क्यों बनाते हैं? अच्छा, आपने बात की सूबे के वाले से, तो अभी पंजाब के अंदर एक और सूबा बनाने की बात चल रही है। जी जी बिल्कुल। उसका क्या सीन है? उसके लिए बहावलपुर के लोग हैं वो उस मुतालबे के साथ खड़े हैं जो सीएम उस्मान बुज़दार साहब का वो जो वीएन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि पंजाब के अंदर एक नया सूबा, तो वो फिर उसके साथ आप लोग खड़े हैं या फिर आप लोग जो ये तहरीक है ये अलग से एक तहरीक उसके मुकाबले? असलान साहब ये तो इन्होंने एक शोशा छोड़ा था कि हम सूबा बनाएंगे, सिराकी सूबा बनाएंगे या जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना अपने कंटेनर पे चढ़ कर ये दावे और नारे लगाती रही है। अब जब इन पर यानी कि सोशल मीडिया पर तनकीद की गई कि आपने जनाब कुछ भी नहीं किया, ये अपने वादा किया था, ये आपने सूबा बनाना था, सिर्फ एक लॉलीपॉप के तौर पर, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर सूबा जनूबी पंजाब को बनाया जा रहा है, जिसका कोई जो है ना समझ लें कि इख्तियारात कुछ नहीं है। वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा दिए हैं, एडिशनल आईजी लगा दिए हैं, ठीक है, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरीज लगा दिए हैं मुख्तलिफ महकमों के, मगर वो बिल्कुल फारिग हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ नाम के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। और जो हमारा बहावलपुर के लोगों का जो मुतालबा है वो तो नया सूबा चाहते ही नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा तो सूबा था, हम सूबे की बहाली चाहते हैं। जो जनूबी पंजाब सूबा है वो तो मुल्तान और डीजी खान में मुश्तमिल बहावलपुर को भी शामिल किया जा रहा है उसमें, मगर जो बहावलपुर की आवाम है वो चाहती नहीं है कि भाई हम जनूबी पंजाब में शामिल हों, क्योंकि हमारा तो अपना एक स्टेटस था, उसको रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब आप ये देखें कि एक सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है मुल्तान में, एक बनाने के दावे किए जा रहे हैं बहावलपुर में। अब आप ये देखें कि एक बंदे का कोई मसला है, अब उसने अगर चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है तो वो मुल्तान जाएगा, आईजी का मसला है तो वो एडिशनल आईजी का वो बहावलपुर आएगा। तो आप ये देखें कि डिवीजन जो है ना ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है आवाम के लिए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ना बहावलपुर की आवाम चाहती है कि जनाब इसको इस तरीके से सूबा बनाया जाए। बहावलपुर की आवाम तो चाहती है भाई अगर आप सूबा नहीं बना सकते तो पंजाब के साथ ही हम लोग ठीक हैं, क्योंकि जो हक हमें पंजाब दे रहा है वो मुल्तान नहीं देगा हमें, कि मुल्तान ने तो हमारा पानी खींच लिया है। 57 माहिदा हुआ था 1960 में, उसमें दरिया सतलुज की बहाली के लिए पानी दिया जाना था, मुल्तान ने तो वो पानी नहीं दिया बहावलपुर को, तो ये उसके हकूक क्या देगा फिर? तो इससे बेहतर है कि इस सूबे को पीटीआई की हुकूमत को चाहिए कि जनाब आप ये लॉलीपॉप को, इस शोशे को छोड़ें, आप पंजाब के साथ रहने दें। अगर बहावलपुर को बनाना है तो बहावलपुर की जो आवाम चाहती है वो कहती है हमारा जो सूबा था उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि जो हमारे वसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। जो रियासत बहावलपुर डिवीजन का जो रकबा है अरसलान साहब, वो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ
कि जनाब वो एशिया की सबसे बड़ी डिवीजन है वो। अच्छा। क्योंकि उसमें जो रकबा आता है वो हजारों एकड़ चोलिस्तान का सहराई रकबा आता है। उसमें अब पानी नहीं है तो वो पानी की वजह से बंजर बन गया। हालांकि ज़मीन जरखेज़ है वो, अगर वहाँ नहरें निकाल दी जाएं तो वो एक जरखेज़ खिता बन सकता है। तो अभी अगर ये जो कह रहे हैं कि बहावलपुर में एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा इस नए सूबे का, तो अगर वो वाकई बन जाता है, अभी तो आप सब कह रहे हैं कि जी ये एक लालीपाप है, अगर फर्ज करें वो बन जाता है तो तब भी ये सूबा एक्सेप्टेबल होगा बहावलपुर के लोगों के लिए, कि तब भी वो कहेंगे कि नहीं हमारा नहीं, हमारी जो अक्सरियत है ना वो तो ये चाहती है कि हम तो इस गुलामी में नहीं आना चाहते कि हम मुल्तान की गुलामी में आए। तो मगर ये है कि अगर बाकायदा तौर पे हुकूमत कोई अच्छी कोशिश करती है कि अगर वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठ रहे हैं और उसको इख्तियार भी है, अगर एडिशनल सेक्रेटरीज बैठ रहे हैं उनको कोई इख्तियार भी है, उनको इवन कोई छुट्टी देने का इख्तियार नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहावलपुर में अगर सेक्रेटेरिएट बनता है तो बाइख्तियार होना चाहिए। जी, चाहिए। बाइख्तियार होना चाहिए। बाइख्तियार हो तो फिर भी एक्सेप्टेबल जी सिचुएशन बिल्कुल, बन हाँ। सकती है। उसमें ये कि चलो अवाम के अगर मसाइल हैं चले हल हो गए तो वो फायदा होगा अवाम को। मगर अगर अवाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के होते हुए भी लाहौर की तरफ देखे तो फिर क्या फायदा सूबा बनाने का। बल्कि पिछले दिनों राणा साहब की एक खबर थी कि वो जो पंजाब इस सूबे का जो सेक्रेटेरिएट बन रहा था बहावलपुर, वो सुना था कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस बना बस रहे यार थे। आप देखें कि इस पीटीआई के गवर्नमेंट के जो मुशीर हैं वो इस पीटीआई के गवर्नमेंट का जो है ना वो ही बदनाम करवा रहे हैं। खान साहब, मैं समझता हूँ जाती तौर पे खान साहब खुद बहुत अच्छे बंदे हैं, उनके नजरियात बहुत अच्छे हैं, मगर अलमिया ये है कि जो इनको टीम मिली है ना वो टीम बिल्कुल फारिग है। और वो सियासतदान है, वो जनाब जागीरदार हैं, वो सरमायादार हैं। उन्होंने सिर्फ जाती अपने, अब आप देखें कि वो क्यानी साहब थे, हेल्थ में उनको फारिग कर दिया गया। इसी तरह बहुत से लोग थे, अब वो पेट्रोलियम के थे, उनको भी फारिग कर दिया गया। क्यों फारिग किया गया? करप्शन हुई ना भाई। अब आप रावलपिंडी रिंग रोड में देख लें, इनके लोगों ने करप्शन की ना। अब करप्शन कर रहे हैं इनके लोग, बदनाम हो रहे खान साहब। अब खान साहब के जो मुशीर हैं वो ही खान साहब को बदनाम करने के दर पे तुले हुए हैं। तो वो स्टोरी क्या है, वो मुझे जरा वो बताएं कि वो क्या इनको करने जा रहे थे। इनको किसी ने मशवरा दे दिया कि जनाब हमें सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी पड़ेगी। तो एक अब्बासिया कैंपस, जो मैं वही दोबारा उधर ही आ जाऊंगा, रियासत बहावलपुर ने जामियातुल अजहर पे, जामियातुल अजहर के समझे कि उसके उसी की तर्ज पे एक यूनिवर्सिटी नवाब साहब ने जामिया इस्लामिया के नाम से कायम की थी और वो बहावलपुर के सेंटर में वाक़ है। उसको आजकल आबासिया कैंपस के नाम से कहा जाता है। तो उसमें 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट है और MBA डिपार्टमेंट है, वो वहाँ क्लासेस होती हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो ब्लॉक्स हैं वो सारे उधर मौजूद हैं। तो इनको सूबाई गवर्नमेंट को किसी ने मशवरा दे दिया कि जनाब हम ये कैंपस खाली करा लेते हैं और इस कैंपस को हम बगदाद कैंपस जो मेन कैंपस है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वो शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। जो न्यू कैंपस है वो शहर से 15 किलोमीटर दूर हासिलपुर रोड के ऊपर वाक़ है। अब मसला ये था कि एक तो स्टूडेंट्स यहाँ जो तालीम हासिल उनको परेशानी थी, दूसरे के जो पेरेंट्स हैं जो इंतज़ामी मामलात के हवाले से यहाँ पे आते थे यूनिवर्सिटी में, वो उनको बड़ा मुश्किल होना था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि रियासत बहावलपुर और ख़ास तौर पे मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जामिया अब्बासिया की जो वो अब्बासिया कैंपस बिल्डिंग है वो समझ लें कि अब्बासिया नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की समझ लें कि निशानी है और वो असासा है हमारे लिए। तो अगर उसको सेक्रेटेरिएट बनाना था तो ये तो कोई बात नहीं है कि जनाब आप एक यूनिवर्सिटी को खाली करके वहाँ सेक्रेटेरिएट बना दें। भावलपुर में बहुत सारी और बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, बहुत सारी जगहें खाली पड़ी हैं, आप वहाँ बना सकते थे। ये तो कोई बात नहीं है कि आप एजुकेशन को प्रमोट करने के बजाय आप वो उसको समझे कि एजुकेशन का जो है ना गला घोट रहे हैं उसको। तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी भी वो आप नहीं अभी फैसला बाकायदा तौर पे वापस तो नहीं लिया गया, मगर उस पर जो है ना वो काम रोक दिया गया है। क्योंकि रजिस्ट बहावलपुर की सिविल सोसाइटी ने भी किया, बहावलपुर के तलबा तलबात ने भी किया और जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसने भी रजिस्ट किया और हुकूमत को बावर कराया कि आप ये गलत फैसला कर रहे हैं और गलत आपका इकदाम है। बहरहाल ये कि उस पर भी काम रोक दिया गया है। और क्योंकि जो अगर ऐसा हुआ तो वो फिर बहावलपुर में आग लगा देगा वो ये फैसला, क्योंकि वो बहावलपुर के जो लोग हैं वो अपने नवाब साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके ख़ानदान से बहुत मोहब्बत करते हैं।
तो वो इस तरफ नहीं आना चाहेंगे कि जनाब जो नवाब साहब के जो समझ लें कि उनका असासा है, उनकी जो यादगार है उस पर कब्जे कर लिया जाए। चलें जी, हमारी यही दुआ होगी कि जो भी फैसला हो वो अवाम के वसी तर मुफाद में हो। और आपने नवाब साहब की बात की, तो नवाब साहब का एक वाकया बड़ा मशहूर है और हमारे देखने वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रोल्स राइस के हवाले से। बिल्कुल। तो वो मैं चाहूँगा कि आप अगर शेयर कर देंगे वो क्या वाकया था, वो क्या कहानी क्या साहब थी? वो आपको बताया ना मैंने अभी कि मलका विक्टोरिया से ज़ाती मरासिम थे नवाब साहब के, और अभी भी है उस ख़ानदान के ना, क्योंकि वो भी नवाबी दौर था और ये भी नवाबी तर्ज के थे। तो ये नवाब साहब जो थे ना, ये समझ ले कि एक जैसे बड़े सगीर के लोग थे, नेक दरवेश टाइप। ये कोई जैसे मलका बरतानिया या उस पर ड्रेसिंग थी वो नहीं की जाती थी। इनका अपना ख़ास एक लिबास हुआ करता था, और एक नवाब साहब की कैप हुआ करती रेड कलर की। वो इनका एक स्टाइल था नवाब रियासत बहावलपुर का। वो खैर उसको उस पर तो हम नहीं कमेंट करेंगे कोई। तो वो नवाब साहब जो है ना वो इंग्लैंड में गए हुए थे। अच्छा, वो रोल्स रॉयस खरीदने के ख्वाहिशमंद थे, जाहिर बात एक नवाब थे स्टेट के। तो वो जैसे ही शोरूम के अंदर गए हैं तो वहाँ पे जो सेल्समैन थे या जो एहलकार खड़े थे, वहाँ पे स्टाफ खड़ा था, तो वो तमस्खुर उड़ाने लगे नवाब साहब का ना। उन्होंने कहा कि आप तो लगते ही नहीं कि आप रोल्स रॉयस खरीद सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ड्रेसिंग से या वैसे गेटअप से अंदाज़ा लगाया और उनका एक अपना तजिया था। उन्होंने कहा भाई आप नवाब साहब को जो है ना ये बात बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि वो स्टेट चला रहे थे और अमीर तरीन स्टेट चला रहे थे। उन्होंने वो ठीक है, उन्होंने वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने वो वहाँ से सफ़र बांधा और वापस रियासत आ गए। यहाँ से अपने वापस आकर ना अपने कासिद भेजे और इनको कहा कि भाई 4 रोल्स रॉयस जो है ना आप वहाँ से परचेज कर लेकर आए। अच्छा। रियासत बहावलपुर की तरफ से सरकारी तौर पर रोल्स रॉयस लेकर आई गई। नवाब साहब ये थे कि घोड़े पालने का उनको शौक था, तो वो घोड़े पालते थे बड़े शौक से ना। रियासत में ज़रूरत भी थी जंगों के लिए वो। तो उन्होंने क्या किया, रोल्स रॉयस जैसे आई ना रियासत बहावलपुर, तो नवाब साहब ने कहा कि अस्तबल में ले जाएं घोड़ों के, और इसके ऊपर आप घास रखें और इसको रोल्स रॉयस के ऊपर हमारे घोड़े घास रख के वो खाएंगे। और ये जो चीज़ थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तस्वीरें कैमरा नहीं था, बहरहाल ये कि बात घूमती घूमती जो है ना वापस कंपनी तक पहुंच गई। अब आप देखें कि एक रोल्स रॉयस जो उस वक्त की अमीर तरीन लोगों के लिए गाड़ी थी, और जब उस पर पता लग चला दुनिया के लोगों को कि रियासत बहावलपुर ने उसको रोल्स रॉयस को खुरली के तौर पर, खुरली जिसको कहा जाता है, जी बिल्कुल, जानवर चारा खाते हैं, उसको खुरली के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो वो तो उसके पैरों तले से में निकल गई मालिक के रोल्स रॉयस। उन्होंने फौरी एक डेलीगेशन लिया, उन्होंने पूछा भाई वजह क्या है, वजह क्या हुई है। वो जब डेलीगेशन इंग्लैंड से बहावलपुर आया रियासत, उन्होंने बड़ी मिन्नत के बाद मुलाकात हुई नवाब साहब से। तो नवाब साहब ने कहा भाई आपने तो, मैं तो रोल्स रॉयस खरीद नहीं किया था, आपके स्टाफ ने तो मेरे साथ ये बदतमीजी की और ये तमस्खुर उड़ाया, तो ये तो मैं ये काम करूंगा, अभी रोल्स रॉयस जो है मैं इस्तेमाल नहीं करूँ, मेरे घोड़े उसके ऊपर चारा खाएंगे। और ये भी कुछ वो बातें चलती हैं कि शायद उससे वो सफाई वाली गाड़ियां भी बना ली थी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रियासत की सफाई में भी काम होने लग गई थी। मैं बताया ना कि गाड़ियां उन्होंने इतनी मंगवा ली कि खुरली के तौर पे भी यूज होने लग गई और शहर की सफाई में भी। तो वो उससे फौरी तौर पे जो है ना रोल्स रॉयस की मार्केट नीचे आ गई, क्योंकि दुनिया में मशहूर हो गया रोल्स रॉयस सफाई पे लगी हुई है, सफाई पे लगी हुई है, घोड़े अस्तबल में इस्तेमाल हो रही है। तो यकीन करें बाकायदा उन्होंने माफ़ी मांगकर, हाथ जोड़कर कंपनी के जो मालकान थे रियासत बहावलपुर आकर नवाब साहब के आगे माफ़ी मांगी, उनसे जनाब माजरत की कि जनाब हमसे गलती हो गई है, हमारे लोग आपको नहीं पहचान सके कि आप रियासत के बादशाह हैं और रियासत के नवाब हैं। तो वो उस पर जो है ना नवाब साहब ने उनको फिर यानी कि समझे माफ़ी दी। उसके बाद फिर वो काम चला कि रोल्स रॉयस का फिर मार्केट दोबारा बेहतर होना शुरू। तो जी ये थे वो नवाब साहब, और इस तरह के जो लोग थे, मतलब इस लेवल के लोग थे जिन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ वो खड़े हो गए। उन्होंने तमाम तर अपने जो ज़ाती इंटरेस्ट थे वो पसे पुश्त रख दिए। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया इन सब की कोशिशों की वजह से, और अपने पाँव पर खड़ा भी हो गया। और अब हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी चल चुका है। काफ़ी अरसे से कोई मार्शल हमें देखने को नहीं मिला, और
प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं और नई गवर्नमेंट आती है, नो डाउट के बाद में जो हारने वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जी कि रिगिंग हुई है। आज तक कोई भी किसी ने भी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो नून लीग का वही बयान आया कि जी यहाँ पर जी धांधली हो गई है। इसी तरीके से अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में देखें, जब अभी पीटीआई की हुकूमत आई तो नून लीग ने कहा जी ये धांधली हो गई। इससे पहले जब पीटीआई को शिकस्त हुई थी तो नून लीग ने जब विक्ट्री क्लेम की थी तो इमरान खान साहब सड़कों पे आ गए थे, उन्होंने बहुत बड़ा धरना भी दिया था, बड़ा एक लंबा कि जी धांधली हो गई है इलेक्शन में। तो अब जी माशाल्लाह चलें, ये सारे एक जमहूरियत का हिस्सा होता है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस मुल्क में चल चुका है और एक वोट के ज़रिए हुकूमतें बन रही हैं। तो राना साहब, चूँकि आपका ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था और शायद आने वाले दिनों में दोबारा बन जाए, लेकिन फ़िलहाल पंजाब भी पीटीआई के पास जा चुका है। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था मतलब जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें यही था कि कोई ये नहीं सोच रहा था कि नून लीग का सफाया पंजाब से हो जाएगा। बाकी था कि चलें ठीक है पीटीआई की एक हवा बन चुकी है, लेकिन नून लीग का सफाया पंजाब से हो जाना ये एक सरप्राइज था। तो राना साहब, आप क्या कहेंगे कि ये नून लीग का सफाया क्यों हुआ और क्या ये वोट की ताकत पे हुआ या मैं समझता कोई नून लीग का सफाया कोई नहीं हुआ। उसमें इस बार ये हुआ कि आज़ाद उम्मीदवारों ने बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो शिरकत की। अब आप देख लें कि जो पंजाब असम्बली में जो हुकूमत के पास फिगर हैं वो 19-20 का फ़र्क है सिर्फ। अपोजिशन अगर सारी मुत्तहिदा हो जाए और अपोजिशन मिल जाए तो हुकूमत गिरा सकती है, उसमें मसला नहीं है कोई। सफाया तो आप उस सूरत में कह सकते हैं कि इक्का दुक्का कोई सीट आई हो नून लीग के पास, मगर ये कि नून लीग के पास सीट अपनी सीटें ठीक हैं। जहाँ पे जो हल्के नून लीग के पास थे वो उसके पास ही हैं, कोई उसमें चंद एक हैं जो पीटीआई के पास गए हैं, वो भी उस उम्मीदवार के ज़ाती समझ लें कि अवाम ने उसको नापसंद किया तो वो उधर वोट गया, वरना पीटीआई का कोई इसमें कोई ख़ास किरदार नहीं है कि वोट ले लिया उन्होंने। और हमारे तो अब सियासतदानों में अलमिया यही है तो जो हम फेस करते हैं कि जो हार जाता है वो कहता है जी प्री पोल रिगिंग हुई है जनाब। ये तो कोई बात नहीं। आप अगर आप मुकाबला कर रहे हैं फिर आप हार को तस्लीम करें, हार नहीं तस्लीम करते असल में। यही अब कश्मीर में हो रहा है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें पंजाब की हद तक नून लीग दोबारा गवर्नमेंट में नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। उसमें सबसे बड़ी बात जो ये हुई है ना, जो नून लीग के उम्मीदवार थे जो उनको ताने सुनने पड़े वो अपने कायद की वजह से सुनने पड़े हैं कि जी आपके कायद तो मुल्क के चले गए हैं। तो ये एक बड़ा मसला हुआ है। तो अगर लीड करने वाले अगर कायदीन इनके यहाँ मौजूद होंगे, खुद स्ट्रगल करेंगे तो कोई मसला नहीं है उसमें नून लीग को सीटें लेने में। तो अभी तो मरियम नवाज लीड कर रही थी हाँ। नून लीग को। जीपी का इलेक्शन हुआ तो मरियम नवाज ने जीपी में जाके कैंपेन चलाई और वहाँ पर नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से कश्मीर में भी हमने देखा कि मरियम बीबी ही कैंपेन पे गई हुई थी, शहबाज शरीफ साहब बैक एंड पे थे और सीनियर लीडरशिप सारी बैक एंड पे थी है। तो वहाँ पर भी शिकस्त का सामना हुआ और वहाँ पर शिकस्त के बाद मरियम बीबी को कोरोना वायरस का भी वो खबर आ गई थी और वो उसके बाद थोड़ा सा ग्राउंड भी रही। तो अब कोई वो स्ट्रेटेजी चेंज होगी या मरियम बीबी लीड करेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, एक बात आपने भी पूछी, मैं उसका बैकग्राउंड एक और जो फैक्टर है ना नून लीग के हारने का, वो मरियम नवाज भी हैं। उसमें ये है कि जैसे चौधरी निसार अली खान है या इस तरह पंजाब में सीनियर जो नून लीगी हैं वो ये कहते हैं कि ये तो नातजर्बाकार थी और ये तो समझ लें कि इस सीट के लिए समझ लें कि वो नहीं थी, काबिल ही नहीं थी इस सीट के। तो जो चौधरी निसार की नाराज़गी है वो भी इसी बात की थी कि मरियम नवाज क्यों लीड कर रही हैं, इतने पुराने सीनियर सियासतदान पड़े हैं, सीनियर जो इनके समझ लेंगे स्टार्ट से जो पार्टी कभी किसी ने नहीं छोड़ी नून लीग, तो वो लोग पड़े हैं। अब उनको लेकर आगे आते हैं तो बोरूसी सियासत जो आड़े आई है ना उसमें भी नून लीग को बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर आप देखेंगे अगर आगे नेक्स्ट अगर चलते हैं तो उसमें भी अब जैसे मुस्लिम लीग के सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो नज़र कहीं नहीं आते, और जो उसकी नायब सदर हैं मरियम नवाज वो हर जगह जलसे कर रही हैं। उसमें मसला यही आ रहा है कि जो नून लीग के हकीकी समझ लें कारकुन हैं और रहनुमा हैं वो इस चीज़ से नाला है कि जनाब इसको लीड या तो शहबाज शरीफ करें या इसका जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है या सीनियर नून लीगी हैं
वो इसको लीड करें। तो ये मसला कहाँ पर आ रहा है कि जो सीनियर लोग हैं उनको क्यों नहीं लीड करने दिया जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब सामने क्यों नहीं आ रही? कोई मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब के आपस की में कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल है? है, वो बिल्कुल है। आखिर मीडिया पे नहीं आएंगी वो चीज़ें, तो क्योंकि वो उनका ख़ानदानी मामला भी हो जाता है फिर। क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं वो अपने भाई की निस्बत अपनी बेटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो भाई जो है ना वो अपने, क्योंकि बड़े भाई हैं, उसके आगे स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए खैर इखलाकी तौर पर। मगर ये अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो मगर जो लीड करने का हकदार है वो मेरा शहबाज शरीफ साहब हैं, या इनके जो सीनियर लोग हैं जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, चौधरी निसार अली खान, उन्होंने पार्टी खान नहीं छोड़ी, उन्होंने नाराज हैं, उन जैसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए। अब जो मौरूसी सियासत है ना उसका खात्मा हो जाना चाहिए पाकिस्तान से। ये जो मौरूसी सियासत है इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और बल्कि आप अरसलान साहब ये बताएं कि आपका ताल्लुक तो कश्मीर से है, जो कश्मीर में सूरत हाल हो गई है कि एक इम्पोर्टेड जो सियासतदान है वो वहाँ गया है इस्लामाबाद से उठकर, और जनाब उसको पंजाब में एक सरमायाकारी बोर्ड के भी वो चेयरमैन थे, वहां से छोड़ के वो गए हैं कश्मीर में, जो जिनको अली बे का ही नहीं पता कश्मीर की, तो वो जाके ऐसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं जो समझे पैदाइशी वहाँ के सियासतदान हैं। खासतौर में जिक्र करूंगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और सरदार तनवीर इलियास। आप बताएं इसमें क्या फ्यूचर, क्या आप देखें? फ्यूचर तो सबके सामने खैर आ ही चुका है। सरदार तनवीर इलियास साहब सरमायादार हैं और एक बड़ा नाम है, और उन्होंने ये सोचा था शायद कि जो मेरे पास पैसा है तो इसकी बुनियाद पर शायद कि सियासत भी हो सकती है। नो डाउट कि सियासत में पैसे का बड़ा रोल होता है, लेकिन वो 2020 में सियासत में आए और उनकी निस्बत, उनका मुकाबला था बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। हालांकि ये दोनों एक ही पार्टी में हैं, पीटीआई के ही हैं ये, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर थे तब, अभी उनको सदारत शायद पीटीआई की छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अभी वो स्टेट के सदर बनने जा रहे हैं। तो वो पीटीआई एजेके के सदर थे, और ये जब पीटीआई में शामिल हुए तो इनको चाहिए था कि वो उनके साथ मिलकर काम करते, लेकिन इन्होंने उनके मुकाबले में आके काम किया और यूं दो ग्रुप्स बन गए थे। लेकिन अब सरदार तनवीर इलियास साहब को समझ आ चुकी है, लेकिन अवाम को भी समझ आ चुकी है कि जो पैसा है उसकी बुनियाद पर आप एक अपने हल्के की सीट तो विन कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे कश्मीर में या पूरी स्टेट में आप कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। तो उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने जाकर थोड़ा टफ टाइम दिया बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को, लेकिन चूंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पिछले 40-42 साल से सियासत में हैं और उनकी निस्बत जो तनवीर इलियास साहब हैं वो सिर्फ 1 साल उनकी अभी सियासी उम्र हुई है, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो सियासत के जो होते हैं तो उसमें वो जानते हैं कि वो कैसे। असलान साहब ये बताएं कि क्या पीटीआई की गवर्नमेंट का ये फैसला ठीक है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर बनाया जा रहा है, क्योंकि आज कल में वो हल्फ उठा लेंगे, उसमें नामजद क्योंकि हो चुके हैं वो। आप ये देखें कि एक बंदे की सियासत ही वहाँ की है, बैरिस्टर साहब की जैसे है, अब वो क्या पार्लियामानी निज़ाम से आउट नहीं हो जाएंगे? देखें, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया, लेकिन बात यह है कि वो तो पार्लियामानी निज़ाम से नो डाउट आउट हो जाएंगे। तो इसमें एक बड़े अफसोस की बात है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में खड़ा किया है। मतलब वहाँ पर एक कंसेप्ट दिया है पीटीआई का, लोगों को बताया कि तहरीक इंसाफ क्या है, बड़ी मेहनत है उनकी, और वो पिछले इलेक्शन में भी पीटीआई में ही थे। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया पार्टी को और डिज़र्व भी करते थे। 40-42 साल से वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में इन हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं पहले, तो उनका हक बनता था कि वो वज़ारत उस्मा की सीट उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि सरदार तनवीर इलियास साहब का भी एक अलग से ग्रुप बन चुका था, गो के सरदार तनवीर इलियास साहब का मैं आपको बताऊं कि जो ग्रुपिंग उन्होंने की थी और जो उन्होंने इलेक्टेबल्स लाए थे या जो उनका एक मुकाबला था बैरिस्टर साहब के साथ, तो वो देखा जाए तो जब इलेक्शन हुआ तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप के लोग ज़्यादा जीते हुए थे। सरदार तनवीर इलियास साहब के पास एक अपनी सीट थी और एक जो सगीर चुगताई साहब की अहलिया थी, जो सगीर चुगताई साहब जो इलेक्शन से कबल उनकी डेथ हो गई थी एक हादसे में, तो उनकी जो अहलिया थी उनकी सीट और इनकी, मतलब इनके पास 2 सीटें थी अपनी, और उधर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का जो ग्रुप था वो पूरे का पूरा विन कर चुका हुआ था। तो वहाँ पर अब बात ये थी कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता
तो सरदार तनवीर इलियास ग्रुप की तरफ से रेजिस्टेंस शो होनी थी। गो के सरदार तनवीर इलियास साहब का ग्रुप इतना पॉलिटिकली मजबूत नहीं है, पैसा वाइज मजबूत है बैरिस्टर साहब की निस्बत। पॉलिटिकली मजबूत इसलिए नहीं था कि उनके पास ज़्यादा इलेक्टेबल्स भी उनके पास ना आ सके, और फिर जो उनके पास आए उनमें से उनके पास मतलब जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद सिर्फ 2 सीटें थी, तो ये एक इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप नहीं बन सकता था। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो कि वो भी वजीर थे कि मैंने तो वज़ीर आज़म बनना है, नहीं, और उनका हक भी था। उसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि अब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो क्या पीटीआई की गवर्नमेंट चल सकेगी आगे? देखें, अब बात ये और है इससे कि क्या सरदार जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं वो आया खुशी से भी ये सीट कबूल कर रहे हैं कि नहीं? देखें, वो तो वजीर थे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए, वो कहानी तो हो गई ख़त्म जब सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को सदर बना दिया जाए, और सदर भी बनाने से पहले उनको खुश किया जाए, वो खुश होके सदर बने। उसकी वजह ये थी कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अभी खुश ना हों तो वो कभी भी AJKQ में पीटीआई की हुकूमत को वो मतलब किसी भी टाइम उसका तख्ता उलट सकते थे। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि 11 असम्बली मेंबरान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप के हैं जो इस टाइम असम्बली में मौजूद हैं। 11 नशिस्तें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे पहले बैरिस्टर साहब, और उनके साथ भी इनके अच्छे मुलाजम थे। और जब वज़ीर आज़म बनने की वो बातें हो रही थी और थोड़ा डिले आ गया था, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को ऑफर आई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कि आप हमारे वज़ीर आज़म बन जाएं। तो उसमें आप पेशरफ्त नहीं हुई कोई? उसमें फिर पेशरफ्त होनी थी, लेकिन ऊपर से पार्टी की तरफ से ये एक तो फिर वो ये भी था कि जो एक्ट 74 उसके मुताबिक आप मतलब इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट सेटअप बनने से पहले आप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गुंजाइश नहीं थी इस काम में। अगर होती तो शायद कोई सीन हम देख सकते थे। तो अभी सदर बन गए हैं वो, तो अभी वो पार्लिमानी सियासत से आउट आप उनको बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जो बंदा वज़ीर आज़म बना है तो वो भी इन्हीं के ग्रुप का बंदा है। सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में पीटीआई में शामिल हुए थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के। तो अभी अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये जो जंग थी सरदार तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के पास के दरमियान है, तो उसमें मेरे नज़दीक बैरिस्टर साहब जीत चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि सरदार तनवीर इलियास साहब को सीनियर मोस्ट मिनिस्टर बना दिया गया, हालांकि कश्मीर में ये इस्तिलाह ही नहीं थी सीनियर मोस्ट मिनिस्टर की। सीनियर मिनिस्टर होता है, सिर्फ नाम दिया गया, समझे? सीनियर मोस्ट मिनिस्टर बना के उनको एक मिनिस्ट्री दे दी गई है, और सदर और वज़ीर आज़म दोनों बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप से आ गए हैं। तो वो जो एक जीत है वो तो बैरिस्टर सुल्तान साहब अपने नाम कर चुके हैं, उस जंग में वो जीत चुके हैं, क्योंकि तनवीर इलियास साहब ये सोच रहे थे कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वज़ीर आज़म तो नहीं बने, तो उनके ग्रुप का कोई बंदा भी वज़ीर आज़म नहीं बना। मतलब आप सदर भी और वज़ीर आज़म भी दोनों एक ही ग्रुप के हैं। अब इसमें ये बताएं कि फ्यूचर में अभी तो खैर में एतमाद नहीं हो सकती आईनी तौर पे, कुछ आगे चल के कुछ 6 महीने 8 महीने बाद क्या कोई अपोजिशन अदम एतमाद ला सकती है और वो कामयाब हो सकती है कि नहीं? अपोजिशन अदम एतमाद नहीं ला सकती। उसकी वजह यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस के जो हालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है कश्मीर में अभी। और फिर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक सीट थी वो भी इस टाइम गवर्नमेंट के साथ हैं, तो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत नहीं गिरा सकते, क्योंकि उनके आपस के मामला बड़े ख़राब हो चुके हैं। और अभी उसकी एक और रीज़न मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है वफाक का, तो अगर तो इस इलेक्शन में थोड़ा टाइम होता तो फिर वफाक में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो एक साथ खड़ी होके और कश्मीर में कुछ कर सकते थे। अभी इन लोगों की यहाँ पर ये मजबूरी बन चुकी है कि ये लोग अपनी अपनी सियासत की तरफ जाएं, ये पीडीएम वाला खेल खत्म करके, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने सियासत खेलनी है, अपना वोट बैंक बनाना है, क्योंकि आगे इलेक्शन की तैयारी। अभी अगर ये एक पेज पे यहाँ पर हो जाएंगे तो इनका जो वफाक वाला इलेक्शन है ये खराब हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए ये कश्मीर में एक पेज पे अभी नहीं आ सकते। तो एज सच कोई खतरे वाली बात नहीं है कश्मीर की हुकूमत चले। आप वैसे तो बैरिस्टर साहब पुराने बंदे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट करवाने के जारी बात है, वो उस चीज़ों को जानते हैं वो, मगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है सलान साहब पहली दफ़ा आई है आज़ाद कश्मीर में, तो क्या आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेगी? क्या डेवलपमेंट के काम करवा सकेगी? आप क्या समझते हैं? देखें, बात यह है कि जो नून लीग का दौर गुजरा है ना पिछला आज़ाद कश्मीर में,
उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है। ठीक है। नून लीग की हुकूमत को दो किस सेक्टर को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है? उन्होंने रोड्स बनवाई हैं, लिंक रोड बनवाई हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारा हिली एरिया है। जी, जी। और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं कश्मीर में कि जहाँ पर अभी तक रोड्स नेटवर्क नहीं थे, तो रोड्स पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इसके अलावा जो उनको दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ना, वो ये कि मेरिट की बहाली। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत से पहले हमेशा जो तकरीरें होती थी वो किसी टेस्ट की बुनियाद पर नहीं होती थी। अच्छा, ऐसी होती ऐसे ही होती थी, लिस्टें बनती थी, सिर्फ लिस्टें बनती थी जी, वो भी हाँ पैसे जी, लेकर बनती हाँ जी, होंगी। ये मेरा बंदा है जी, इसने हाँ। मुझे वोट दिया था, लिस्टें बनती थी और उन लिस्टों की बुनियाद पर तकरीरें होती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ नून लीग के दौर से पहले यही होता है आज़ाद कश्मीर में। तो नून लीग ने आके NTS की सर्विस का वहाँ पर आगाज़ किया, इसके बाद उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को फाल किया और उसके ज़रिए जो तकरीरियाँ हुई, तो वो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि बिल्कुल गरीब से गरीब शख्स का बेटा भी मेरिट पे ऊपर है। और मतलब जो जिन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था, अच्छी बात है। तो वो लड़के सामने आए हैं, तो ये क्रेडिट जाता है नून लीग की हुकूमत को। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मरियम बीबी इस क्रेडिट को कैश नहीं करवा पाई कैंपेन के दौरान। अच्छा। किसी एक स्पीच में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मेरिट बहाल किया। पता नहीं इनकी स्पीचेस इनको कौन लिख के देता है, वहां पर जाकर ये PDM कार्ड खेलती थी। PDM और कश्मीर का क्या लिंक? बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पर इनको ये कार्ड खेलना चाहिए था कि हमने सड़कें दी हैं, हमने मेरिट बहाल किया। सिर्फ मेरिट की बात कर लेती ना तो बहुत बड़ा निकाल जाती था, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की। तो अभी मरियम बीबी को ये बात आप तनकीद इस मामले में तो कर रहे हैं, आप ये बताएं कि जो अब ये धांधली के भी इश्यूज उठा रहे हैं नून लीग और PTI और नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी तो सुना है कि उम्मीदवार ही नहीं थे। आप ये फिर कैसे दावा कर रहे हैं कि जनाब धांधली हुई है? आप बताएं, तो आप तो क्योंकि आप वहां से हैं, तो इनके उम्मीदवार तो बताएं ना, कितनी टोटल सीट्स थी? नून लीग के कितने उम्मीदवार थे, PTI के कितने थे और पीपल्स पार्टी कितने थे? देखें, पहले वो जो पहले सवाल का आपने कहा था ना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम कर पाएगी, तो वो जो मैंने आपको बताया कि नून लीग के दौर में जो तहरीक काम हुए हैं ना, तो लोगों को एक आदत पड़ गई है कि ऐसे ही काम होंगे। तो क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो काम होते हैं ये डेवलपमेंट वाली साइड पे कम जाते हैं, तो ये फिर अवाम की तवक्कुआत पर उस तरीके से पूरा उतरने में इनको काफी दुश्वारी पेश आएगी। क्योंकि लोग अब आज़ाद कश्मीर के ना वो समझते हैं कि हम कहेंगे कि रोड मिल जाएगी, हम कहेंगे मेरिट, क्योंकि नून लीग ने ना बहुत काम करवाया है वहाँ पर, एक अच्छा कंसेप्ट तो दिया, एक अच्छा कंसेप्ट दे दिया है। तो अब PTI की हुकूमत चूंकि चैलेंज है उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट वाली साइड में नहीं जाती, क्योंकि खान साहब का अभियान है कि पहले और मामला नो डाउट के वो भी बड़ा अभियान है, लेकिन अवाम को एक वो जो लग चुकी है ना कि डेवलपमेंट काम हो रहे हैं जी, ये रोड निकल रही, वो रोड निकल रही, वो वाला सेटअप जब खत्म होगा, बंद होगा, तो एक आध साल में अवाम को फील होगा यार ये कुछ भी नहीं होगा। तो ये मगर मेरा ख्याल है उसमें खान साहब से ज्यादा रोल तो बैरिस्टर सुल्तान का होगा, क्योंकि वो चीज़ों को भी समझते हैं, PTI के रहनुमा भी हैं, वो जारी बात है। तो क्या समझते नहीं कि वो जो चैलेंज है उसको निबड़ लेंगे उससे? तो नहीं, वो तेज इंसान है, लेकिन अभी वो पार्लिमानी सियासत से बाहर हैं थोड़े, लेकिन यह है कि फिर भी क्योंकि ग्रुप उन्हीं का है तो वो काफ़ी उससे वो करेंगे। लेकिन यह है कि डेवलपमेंट की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी से चूंकि आए हैं, तो पीपल्स पार्टी भी डेवलपमेंट वाली साइड पे कम जाती है, वो रोजगार की तरफ उनका ज़्यादा होता है वो। तो बाकी आपने जो पूछा सीटों के हवाले से, तो यहाँ पर आप देखें कि नून लीग और PTI के बारे में ये समझा जाता था कि इनका बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई आज़ाद कश्मीर में। और पीपल्स पार्टी का ये मतलब एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज समझ लें, और मतलब उसकी वजह से, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमेशा ऑप्शन B की तरफ तो लोग जाते ही हैं ना। बिल्कुल। ऑप्शन A लोगों ने PTI रखा, और इधर से एक हवा बन चुकी है। जो एक और बात है उसकी बड़ी वजह, आपने जो सवाल बड़ा अच्छा किया कि जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, मरियम बीबी की कैंपेन में मसला था, यही इशू था। बिलावल साहब की जो कैंपेन थी ना, वो मरियम बीबी की कैंपेन से बहुत अच्छी थी। वो जहाँ जाते थे वो ये नहीं कहते थे कि PDM, वो ये नहीं कहते थे फलां, वो उस इलाके की पूरी स्टडी करके जाते थे। फॉर एग्जाम्पल LA18 पुंछ 1 में हो गए, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जलसा बिलावल साहब ने बिल्कुल ऐसे किया था। तो वहाँ से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से सरदार अमजद यूसुफ साहब, जो कि पिछले 2 इलेक्शन हार चुके थे, अच्छा, और तीसरा भी वो इलेक्शन हारे हैं, इस बार फिर उनको टिकट मिला था। लेकिन वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें नाकाम है। बाकी वो बहुत बड़ा नाम है आज़ाद कश्मीर का, सरदार अमजद यूसुफ साहब। इंटरनेशनल लेवल पे जो कश्मीर का इशू रेज करने में ना बहुत बड़ा हाथ है उनका,
और वो अपना एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। उस प्लेटफॉर्म से मतलब मसला है कश्मीर को यूएन में भी उजागर करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन अफसोस के साथ वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फ्लॉप जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बार वो बंदा इलेक्शन हार चुका था, उसके बावजूद बिलावल साहब जब उनके जलसे में गए, बहुत बड़ा जलसा था, और जिस तरीके से उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों को बताया कि भाई आप इस समझे यूसुफ को ना देखें कि 2 बार हार चुके हैं, आप उस समझे यूसुफ को देखें कि यूएन में बैठ के एक मसला कश्मीर की बात कर रहा है, उसको उजागर तो मतलब ये एक स्टडी थी उनकी ना। उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि कौन अमजद यूसुफ, मैं बताता हूँ आपको कौन अमजद यूसुफ, इस तरह उन्होंने एक बड़ी वो किया, तो उसकी वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई। तो एक बिलावल साहब जिस जगह पे जाते थे वहाँ पर उस इलाके की स्टडी करते थे, वहाँ पर जो बीबी के साथ खड़े लोग होते थे जो आप मर चुके हैं, फोत हो चुके हैं, वो आप यहाँ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उन पर स्टडी करके जाते थे और वहाँ से जाके शुरू करते थे कि मैं आज ही फलां बंदे का मेहमान हूँ। और जो आगे बैठे होते थे सामने वो भी सोचते थे यार ये किसका जिक्र कर रहा है, बाद में पता चलता था यार ये तो वो आज से कोई 70 साल पहले बात कर रहा है बंदा, कि फलां बंदा था आपका इधर से जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो मतलब कि उन्होंने साबित कर दिया जरदारी साहब के बेटे हैं आखिर। बिल्कुल, वो मतलब सियासतदान है, वाकई सियासतदान है। और उनकी कैंपेन और मरियम बीबी की कैंपेन में बहुत बड़ा फर्क था, जिसके नतीजे में हमने देखा। अच्छा, मैं भी जाती तौर पर उसको ये देख कर रहा हूँ कि वो पीटीआई को और इमरान खान को हर जलसे में वो कश्मीर की बात नहीं कर रही, वो इस गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रही हैं। तो ये चीज कश्मीरियों के लिए तो मतलब बिल्कुल इररेलेवेंट बात थी बिल्कुल ना, कि आप कश्मीर में जाके पीडीएम का मंजन क्यों बेच रहे हैं। कश्मीरियों के साथ जाकर आप कश्मीर की बात करें जैसे बिलावल साहब ने, तो वो फिर आपको रिजल्ट सामने नजर आ गया 25 जुलाई को। तो इनके उम्मीदवार कितने थे नून लीग के, जो आप धांधली का भी इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हमारे लोगों के साथ हुई है? इनकी तो टोटल 6 सीटें निकली हैं। बस उम्मीदवार कितने थे? उम्मीदवार तो इनके पूरे 33 थे। ठीक है, तो 2 सीटें इनकी मुहाजिरीन की इधर से निकल आई थी, जो आज़ाद कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन पाकिस्तान में सेटल हैं, उनकी जो 12 नशिस्तें हैं उसमें से तो 4 सीटें इनकी टोटल हुई हैं उधर से। तो इसी तरीके से फिर आप रिजल्ट सामने आपके 25 जुलाई को जब इलेक्शन होता है तो मरियम बीबी के टोटल पूरे कश्मीर से 4 सीटें निकलती हैं, और जो पीपल्स पार्टी है ये कश्मीर से 10 सीटें लेके एक मुहाजिरीन की सीट क्लेम करती है। तो ये सिलसिला है कि कैंपेन बड़ा मैटर करता है।